स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। पिछली क्लास में हम गवर्नर जनरल और वायसराय से संबंधित क्वेश्चंस को कर रहे थे। आज की इस क्लास में हम उन्हीं क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में पारित इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था। ऑप्शन दिए गए हैं आपको। ए, जहां तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों की बराबरी को रोकना। बी, देशी प्रेस की स्वतंत्रता पर कड़ा अंकुश लगाना क्योंकि उसे उपनिवेशी शासकों का विरोधी समझा जाता था। सी, प्रशासनिक सेवा परीक्षाएं भारत में करवाना ताकि देशी भारतीयों को उसमें बैठने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। और ऑप्शन डी, आर्म्स एक्ट में संशोधन कर देशी भारतीयों को शस्त्र रखने की अनुमति देना। और ये आपका यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपका आईएएस प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए, इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। यदि हम बात करें कि जो इल्बर्ट बिल था उसका उद्देश्य क्या था, तो उसका उद्देश्य था कि जो अदालतों में दांडिक अधिकारिता का उससे उसका संबंध था, यानी कि जो आपके क्रिमिनल जो कोर्ट्स थे उनसे ये रिलेटेड था। और इसमें इंडियन और यूरोपियन लोगों की यदि हम बात करें तो उनकी क्या था, उनकी बराबरी को रोकना। अब यदि हम बात करें तो देखिए, ये जो बिल था ये आपका 1883 में आया था। 1883 में इसे पीसी इल्बर्ट जो था वो वायसरॉय की लॉ जो काउंसिल थी वायसरॉय की, उसका लॉ मेंबर था। उसने ये उस समय पर इल्बर्ट बिल पेश किया और इसमें उद्देश्य क्या था कि जो भी जातिगत भेद था भारत में, जुडिशियल सिस्टम यानी कि आपकी न्यायिक व्यवस्था में जो भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, उस भेद को वहाँ पर समाप्त किया जाए और भारतीय और यूरोपीय जो न्यायाधीश थे उनकी शक्तियाँ यानी कि उनकी जो पावर्स थी उनको समान कर दिया जाए, वहाँ पर जुडिशरी में इक्वेलिटी हो। ऐसा जो है इल्बर्ट का कहना था, इल्बर्ट बिल में। और क्योंकि उस समय क्या होता था कि जो भारतीय जज होते थे उनको अनुमति नहीं थी कि वे किसी भी यूरोपीय या ब्रिटिश व्यक्ति से संबंधित किसी भी ऐसे क्रिमिनल मामले की सुनवाई कर सकें, तो उसकी परमिशन इल्बर्ट बिल में दी गई। क्या होता है बाद में, तो यूरोप में जो लोग थे, ब्रिटेन में जो लोग थे, उन्होंने इस पर काफ़ी विवाद किया, वहाँ की सरकार हिलने पर आ गई इससे। और इसी विवाद के चलते हुए रिपन जो था उस समय का वायसराय था, उसने 1884 में ही जो है आपका त्याग पत्र दे दिया था, उसने रिज़ाइन अपनी वायसराय की पोस्ट से कर दिया था। तो ये आपकी इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी थी 1883 की, हमें याद रखना है इसके बारे में। किसने इसे पेश किया, यदि आपसे नाम पूछा जाए तो देखिए हमें याद रखना है यहाँ पर पीसी इल्बर्ट जो था, पीसी इल्बर्ट के द्वारा जो है ये बिल लाया गया था। कब? 1883 में। और क्या था यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है दोनों अदालतें जो थी यानी कि जुडिशरी सिस्टम में इक्वेलिटी लाना, इसका क्या था, उद्देश्य था। अगला प्रश्न देखते हैं। किसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्यावधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अभिग्रहण किया गया? तो यहाँ पर आपको मेन आपसे पूछा गया है फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट यानी कि प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके समय पर आया। ऑप्शन दिए गए हैं आपको। ए, लॉर्ड लिटन, बी, लॉर्ड बेंटिक, सी, लॉर्ड रिपन, या फिर ऑप्शन डी, लॉर्ड कैनिंग। और यह भी आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए, इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के समय में जो है फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आता है यानी कि प्रथम फैक्ट्री अधिनियम। तो हमें याद रखना है कौन सा एक्ट, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट किसके समय आया, तो यह आया आपके लॉर्ड रिपन के समय में। अब यदि हम इस पर चर्चा करें तो देखिए क्या था कि लॉर्ड उस समय वहाँ पर उदारवादी सरकार थी ब्रिटेन में, तो वायसराय भी उदारवादी था और लॉर्ड रिपन जो है वह काफ़ी उदारवादी व्यक्ति माना गया। उसने क्या किया, उसने नियम बनाए। कब?
तो 1881 में। तो देखिए पहली चीज़ हमें याद रखनी है, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आपका 1881 में आता है, टाइम इसका आपको याद रखना है। और उसमें कुछ नियम बनाए गए। इन नियमों में क्या था कि 7 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे थे वे फैक्ट्रियों में काम नहीं कर सकते थे, उस पर रोक लगा दी गई थी। और 7 से 12 वर्ष तक के जो बच्चे थे वो दिन में 9 घंटे ही उनसे काम करवाया जा सकता था, और उनको महीने में छुट्टियां भी देनी पड़ती थी। तो ये आपका पहला क्या था, ये आपका पहला 1881 का फर्स्ट फैक्ट्री ऑर्डिनेंस या फिर आपका फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट इसे माना जाता है। तो ये क्या है, ये आपका क्या था, यह आपका था फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट। और यदि हम बात करें कि किसने इसके लिए जो है मेहनत की, किसकी वजह से ये पास हुआ, तो देखिए मजदूरों के एक नेता थे एन.एम. लोखंडे। कौन? नारायण मेघाजी लोखंडे। तो हमें नाम याद रखना है यहाँ पर किसका, नारायण लोखंडे का। ये कौन थे? तो ये आपके मजदूरों के नेता थे, जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने काफ़ी मेहनत की, और इन्हीं की मेहनत के बदौलत आपका फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट पास हुआ 1881 में। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। अब यहाँ पर इसकी चर्चा करते हैं। तो देखिए लॉर्ड रिपन को ब्रिटिश भारत के वायसरायों में सबसे अधिक उदारवादी माना जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया, उन्होंने 100 या उससे अधिक कार्यरत मजदूरों वाली फैक्ट्रियों में काम करने वाली महिला तथा बच्चों के संबंध में कुछ उदारवादी नियम बनाए, जिन्हें आप क्या कहते हैं, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट कहते हैं। कब आया? 1881 में। तो देखिए यहाँ पर भी आपको टाइम बताया गया, याद रखना है। इस अधिनियम के तहत क्या था, तो देखिए पहली चीज़, 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के फैक्ट्रियों में काम करने पर रोक लगाई गई। पहली चीज़ जो कि हमने आपको बताई थी, हमें याद रखनी है, फर्स्ट। दूसरा क्या था, 7 से 12 वर्ष के बच्चों की कार्य अवधि प्रतिदिन 9 घंटे तथा महीने में 4 दिन छुट्टी का भी प्रावधान किया गया था। तो ये हमें याद रखना है किसके बारे में, जो कि आपका फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आया सबसे पहले। कब आया? तो 1881 में आया। उस समय अवधि में कौन वायसराय था? तो वह था आपका लॉर्ड रिपन। कब आया? 1881 में। किसके बदौलत, किसने इसके लिए मोर्चा संभाला? तो वो थे नारायण लोखंडे। इनका नाम क्या था? एन.एम. लोखंडे। नारायण मेघजी लोखंडे इनका पूरा नाम था। तो आप याद रख सकते हैं एन.एम. लोखंडे। इस प्रकार से भी आपको ये ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। एन.एम. लोखंडे इसके नेता थे, और इन्होंने क्या किया, इनकी मेहनत की बदौलत फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आया, जिसमें 2 प्रावधान थे। पहला क्या था कि 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्रियों में नहीं लगाया जा सकता। 7 से 12 वर्ष तक के जो बच्चे हैं फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, उनसे दिन में अधिकतम 9 घंटे काम करवाया जा सकता है, और महीने में 4 दिन उन्हें छुट्टी भी देनी पड़ेगी। ये इसके फैक्ट्स थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है, फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया था। और दूसरा कथन देखते हैं। तो देखिए दूसरा कथन क्या कहा गया है, दूसरा कथन कहा गया है, एन.एम. लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन दिए गए हैं, केवल एक सही है, केवल 2 सही है, सी ऑप्शन है 1 और 2 दोनों सही हैं, और डी ऑप्शन दिया गया है आपको ना तो 1 और ना ही 2 सही है। और ये आपका यूपीएससी प्रीलिम्स 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। जो दूसरा कथन है वही इसमें सही है। यदि हम बात करें तो देखिए जो आपका फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट था, यानी कि प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में जो आया था, उसमें क्या हुआ, उसमें सभी मजदूरों को शामिल नहीं किया गया था। उसमें सिर्फ और सिर्फ बच्चे एवं महिलाओं को ही शामिल इसमें किया गया था। उनके लिए ही इसमें प्रावधान बनाए गए थे, जिसमें सिर्फ बच्चों के लिए बनाए गए, ना कि महिलाओं के लिए भी इतने इसमें प्रावधान नहीं बनाए गए थे। और इससे जो आपके मजदूर थे वे काफ़ी निराश भी थे, उनमें कोई खास उत्साह नहीं था। फिर यदि हम बात करें तो एन.एम. लोखंडे जो थे, उन्होंने क्या किया, वे भारत में उन्होंने जो है ये
विभिन्न यहाँ पर क्या बनाई, यहाँ पर उन्होंने कई सारे आपके क्या बनाए, तो कई सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई मजदूरों की, जो कि मजदूरों के हक के लिए जिन्होंने आगे चलकर आवाज़ उठाई और कई सारे आंदोलन भी उन्होंने किए थे। किसने, तो एन.एम. लोखंडे ने। जो इन्होंने क्या किया, पहली लेबर यूनियन बनी थी बॉम्बे में, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था बॉम्बे मिल्स हैंड एसोसिएशन। उसे एन.एम. लोखंडे ने ही 1890 में इस्टेब्लिश किया था। तो एक यहाँ पर फैक्ट आप ये भी याद रख सकते हैं। तो हमें क्या याद रखना है, तो देखिए एन.एम. लोखंडे के बारे में आपको एक चीज़ याद रखनी है कि इन्होंने क्या किया था 1890 में इन्होंने क्या बनाया, तो इन्होंने फर्स्ट लेबर यूनियन बनाई, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था, यदि हम उसके नाम की बात करें तो उसका नाम था बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन। क्या नाम था, बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन। और ये क्या थी, ये थी फर्स्ट लेबर यूनियन, जो कि कब बनी, जो बनी आपकी 1890 में। किसने बनाई, एन.एम. लोखंडे ने। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण फैक्ट है। अब देखिए यहाँ पर यदि हम चर्चा करें इसकी, तो जैसे कि हमने पिछले प्रश्न में भी देखा था, प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में लॉर्ड रिपन के समय आया। यह अधिनियम अपर्याप्त मापदंड जैसा साबित हुआ। इसमें केवल ऐसे मजदूर जो बच्चे थे, सिर्फ बच्चों के लिए था, उन्हीं के सुरक्षा से संबंधित प्रावधान बनाया गया था। इस अधिनियम में महिला मजदूरों से संबंधित कोई प्रावधान नहीं बनाया गया। अतः इस अधिनियम से मजदूर सामान्यतः क्या थे, निराश थे, इतने खुश नहीं थे। फिर एन.एम. लोखंडे, नारायण मेघजी लोखंडे जो उनका पूरा नाम था, उन्होंने भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में वे अग्रगामी थे। 19वीं शताब्दी में वे न केवल हथकरघा एवं कपड़े की मिलों में मजदूरों की दयनीय स्थिति में सुधार करने के लिए याद किए जाते हैं, बल्कि जाति एवं संप्रदाय जैसे मुद्दों पर भी उन्होंने साहसिक पहल की थी। तो ये हमें याद रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपके ये जो पिछले दोनों क्वेश्चंस थे, यूपीएससी प्री में पूछे हुए क्वेश्चंस थे दोनों ही, और इनमें आप पूरा जो आपका ये लेबर से यानी कि मजदूरों से संबंधित जो फैक्ट्स हैं वे इसमें दिए गए हैं। आपको क्या याद रखना है कि फर्स्ट कारखाना अधिनियम यानी कि फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आपका 1881 में आया। किसके समय में आया यदि हम बात करें, तो देखिए हमने बात की थी, यह आया आपके लॉर्ड रिपन के समय में। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें दो इसके प्रावधान थे जिन पर हमने चर्चा करी थी। पहला क्या था कि 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे फैक्ट्रियों में काम नहीं करेंगे। 7 से 12 वर्ष तक के जो बच्चे होंगे वो प्रतिदिन 9 घंटे ही काम कर सकते हैं और 4 दिन उनको छुट्टी देनी पड़ेगी। ये इसके प्रावधान थे। महिलाओं के लिए इसमें कोई प्रावधान नहीं था, पुरुष मजदूरों के लिए कोई प्रावधान नहीं था। इसलिए क्या हुआ, मजदूर इससे उतने ज़्यादा खुश नहीं थे, वे सभी निराश थे। और भारत में जो मजदूर आंदोलनों को संगठित करने के लिए अग्रगामी थे, तो वे कौन थे, वे आपके एन.एम. लोखंडे थे, जिन्होंने यदि हम बात करें तो पहली लेबर यूनियन उन्होंने कहाँ बनाई, बॉम्बे में बनाई, जिसका नाम क्या था, बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन, जो कि एन.एम. लोखंडे ने 1890 में इस्टेब्लिश की थी। उसके बाद कई और लोग आए, जैसे फर्स्ट मॉडर्न ट्रेड यूनियन 1918 में बीपी वाडिया ने इस्टेब्लिश की थी। उनकी चर्चा हम पूरी सब्जेक्टिव क्लास में अलग से करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है। ऑप्शन है आपके पास, ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड कर्जन, या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। तो देखिए स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक भारत में माना जाता है लॉर्ड रिपन को। ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पर सही उत्तर है। तो इसका आंसर है लॉर्ड रिपन। अब यदि हम बात करें स्थानीय स्वायत्त शासन के किस प्रकार से उसकी स्थापना की गई, तो देखिए 1882 में क्या होता है, प्रारंभ की जाती है लॉर्ड रिपन के द्वारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि स्थानीय स्वायत्त शासन की स्थापना उसके द्वारा की जाती है। और इसमें क्या हुआ, प्रांतीय स्तर पर ये अलग अलग आपके यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर स्वायत्त शासन की स्थापना की गई। फिर धीरे धीरे जो है कई नगर पालिकाएं, नगर निगम वे बनाए गए, वहाँ से इसकी स्थापना प्रारंभ हुई। और इसके लिए जो है लॉर्ड रिपन को इसका जनक भारत में माना जाता है। यहाँ पर यदि हम इसकी चर्चा करें तो देखिए लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रस्तुत स्थानीय स्वायत्त शासन प्रस्ताव कब आता है, 1882 में।
भारत में आधुनिक स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ माना जाता है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय शासन का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। इन्होंने प्रांतीय सरकारों को आज्ञा दी कि वे प्रांतीय तथा स्थानीय नागरिक वित्तीय साधनों का एक सर्वेक्षण करें, जिससे यह निश्चय किया जा सके कि किन किन मदों का आम व्यय स्थानीय प्रशासन के सुपुर्द किया जा सकता है। और इसी के तहत जो है पहली बार कलकत्ता में ये आपके स्थानीय स्वायत्त शासन की स्थापना की जाती है। तो हमें याद रखना है, स्थानीय स्वायत्त शासन भारत में कब प्रारंभ होता है? तो यह होता है आपका 1882 में। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में यह प्रारंभ होता है। और लॉर्ड रिपन को इसका फादर ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या फिर स्थानीय स्वायत्त शासन का पिता किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है आपके पास, ए स्थानीय स्वशासन लॉर्ड लिटन, बी सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली, सी राज्य अपहरण नीति लॉर्ड डलहौजी, डी स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो आपका जो सही सुमेलित नहीं है तो वह है आपका ऑप्शन नंबर ए स्थानीय स्वशासन। ये लॉर्ड लिटन के द्वारा नहीं, जबकि यह किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा लाया गया था। अभी हमने इस पर चर्चा करी थी। सहायक संधि सब्सिडरी अलायंस लॉर्ड वेलेस्ली, राज्य अपहरण नीति यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी, स्थायी बंदोबस्त यानी कि परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था। तो ये चीज़ें भी हमें यहाँ पर याद रखनी है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए सूची 1 में क्या क्या दिया गया है? क्लाइव, बेंटिक। आगे देखते हैं, तो देखिए आगे यहाँ पर आपको क्या क्या दिया गया। तीसरा क्या है? चार्ल्स मेटकॉफ और चौथा कर्जन। अब हम देखते हैं किसको? सूची 2 को। तो देखिए सूची 2 में क्या दिया गया है? प्रेस पर से प्रतिबंध हटाना, बंगाल विभाजन, बंगाल में दोहरा शासन और अंग्रेजी शिक्षा। ये हमें आपस में क्या करने हैं? ये हमें मैच करने हैं, सुमेलित करने हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं क्लाइव को। तो क्लाइव ने क्या किया था? तो देखिए इसने किया था बंगाल में दोहरा शासन। तो ये आपका किससे मैच होगा? तो यह आपका मैच होगा सी से। तो क्लाइव एक आपका सी से मैच होगा। दूसरा है बेंटिक। बेंटिक ने क्या किया था? तो बेंटिक के समय में अंग्रेजी शिक्षा लाई गई। तो यह आपका किससे मैच होगा? तो यह होगा 2 आपका डी से मैच होगा। फिर यदि हम बात करें चार्ल्स मेटकॉफ, तो चार्ल्स मेटकॉफ ने क्या किया था? चार्ल्स मेटकॉफ ने जो है आपके उस समय प्रेस पर से प्रतिबंध हटाया था। किसने? चार्ल्स मेटकॉफ ने। तो ये आपका 3-1 से मैच होगा। और फिर बचता है आपका कर्जन। तो कर्जन ने क्या किया था? कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था। तो यह आपका बी से मैच होगा। यदि हम बात करें हमारे पास क्या बनता है यहाँ पर युग्म, तो यहाँ पर आपके पास युग्म बनता है सी, डी, ए और बी। ये है आपके ऑप्शन नंबर ए 1C, 2D, 3A, 4B। ये आपका यहाँ पर सही उत्तर है। यदि अब हम इनकी एक एक करके बात करें तो देखिए रॉबर्ट क्लाइव जो था उसने कब? 1765 में जब बक्सर का युद्ध जीत जाते हैं उसके बाद उसने क्या किया था? बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली लागू की थी। फिर यदि हम बात करें, फिर दूसरा क्या था? विलियम बेंटिक। इसके समय में लॉर्ड मैकॉले जो था उसने इंग्लिश शिक्षा, बेंटिक के समय में किसके द्वारा? यदि हम यहाँ पर बात करें मैकाले द्वारा किसका प्रबंध किया गया? तो मैकाले द्वारा इंग्लिश एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन की बात की गई लॉर्ड मैकाले द्वारा। फिर यदि हम बात करें यहाँ पर कि यदि हम आगे बात करें तो क्या दिया गया है? इसके बाद आपको आगे दिया गया है चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ जो है यह वह व्यक्ति था जिसने प्रेस पर से प्रतिबंध हटा दिया था और इसी के लिए इसे क्या कहते हैं? समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहते हैं। और लॉर्ड कर्जन जो था उसके शासनकाल में हम बात करें तो 1905 में आपके बंगाल विभाजन हुआ था। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर याद रखनी है। यहाँ पर भी यदि हम इसकी चर्चा करें तो देखिए क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव ने
1765 में बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली यानी कि डुअल गवर्नमेंट सिस्टम लागू किया था। फिर बेंटिक जो था उसके कार्यकाल में ही मैकाले द्वारा आधुनिक शिक्षा की नींव रखी गई। फिर अपने प्रस्तावों में मैकॉले की योजना यह थी कि एक ऐसा वर्ग बनाया जाए जो रंग तथा रक्त से तो भारतीय हो परंतु प्रवृत्ति, नैतिकता तथा बुद्धि से अंग्रेज हो, यानी कि ब्राउन इंग्लिशमैन की थ्योरी इसके द्वारा दी गई। किसके द्वारा? मैकॉले द्वारा। कौन सी थ्योरी? यदि आप उसे संक्षिप्त में याद रखना चाहें तो ब्राउन इंग्लिशमैन यानी कि काले भूरे अंग्रेज। मैकाले का विचार 7 मार्च 1835 को एक प्रस्ताव द्वारा अनुमोदित कर दिया गया जिसमें यह निश्चय हुआ कि उच्च स्तरीय प्रशासन की भाषा अंग्रेजी होगी। फिर चार्ल्स मैटकॉफ था, उसने प्रेस पर से प्रतिबंध हटाया, इसीलिए उसे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता भी कहते हैं, जैसे कि हमने अभी चर्चा करी थी। और कर्जन के शासनकाल में ही 1905 कर्जन का शासनकाल, इसमें क्या हुआ? इसमें बंगाल का विभाजन हुआ था। क्यों हुआ, क्या कारण थे, उनकी हम आगे काफ़ी विस्तार में चर्चा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें जो चीज़ें याद रखनी है वो क्या है कि सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव जो था उसने 1765 में बंगाल में डुअल गवर्नमेंट सिस्टम यानी कि द्वैत शासन प्रणाली वहाँ पर अपनाई थी, जिसकी हम काफ़ी उस पर हम डिस्कशन भी कर चुके हैं कि कैसे उसने उपनवाब बनाए और उनका क्या क्या काम होता था। दीवानी वो कलेक्ट करते थे क्योंकि अंग्रेज़ों का उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं था। और जो लॉर्ड मैकॉले था उसने विलियम बेंटिक के शासनकाल में आधुनिक शिक्षा की नींव रखी और उसने कौन सी थ्योरी दी? तो उसने थ्योरी दी ब्राउन इंग्लिश मैन की, यानी कि काले भूरे अंग्रेज, जो कि रंग, जाति, धर्म उन सभी से तो क्या होंगे? भारतीय होंगे, लेकिन वो नेचर से क्या होंगे? नेचर से वो होंगे अंग्रेज, क्योंकि वो अंग्रेजी में पढ़ेंगे, उनकी साइकोलॉजी ब्रिटिश जैसी होगी। ये उसका विचार था। फिर चार्ल्स मैटकॉफ जो था उसने प्रेस पर से प्रतिबंध हटाया, इसलिए उसे क्या कहते हैं? समाचार पत्रों का मुक्तिदाता भी कहते हैं। और लॉर्ड कर्जन हम जानते हैं 1905 में बंगाल का उसके द्वारा विभाजन किया गया और उसका उसने कारण बताया कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी दिक्कत आ रही है, लेकिन वास्तविक कारण था कि वह राष्ट्रवाद को नहीं पनपने देना चाहता था। तो उसके लिए उसने बंगाल का विभाजन कर दिया, क्योंकि सबसे ज़्यादा राष्ट्रवाद जो है बंगाल से ही अब पनपा, चाहे मॉडरेट हों, एक्सट्रीमिस्ट हों या रिवॉल्यूशनरी हों, क्रांतिकारी हों, कोई भी हों, वो सारा जो भी आपका नेशनलिज्म है, राष्ट्रवाद है, वह आपका कहाँ से पनपा? तो वह उसका जन्मदाता था बंगाल। तो उसने बंगाल को हिंदू और मुस्लिमों में बांटने के लिए, वहाँ पर लोकल प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए बांटा, जिसकी हम काफ़ी विस्तार में चर्चा करेंगे डिटेल में जब सब्जेक्ट की क्लास होगी। तो ये हमें याद रखना है, जिसे 1911 में वापस भी ले लिया गया था। और इसके लिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सुनार बांग्ला जो है गीत भी लिखा था, जो कि आज की तारीख में बांग्लादेश का नेशनल एंथम है। और इसके लिए रक्षाबंधन भी बनाया गया, हिंदू मुस्लिम यूनिटी दिखाने के लिए हिंदू मुसलमानों ने एक दूसरे को राखियां भी बांधी थी। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में क्या है? तो इसमें आपको दिए गए हैं कौन? तो यहाँ आपको दिए गए हैं वायसराय या गवर्नर जनरल, और सूची 2 में दी गई हैं उनके समय में हुए कार्य। तो देखिए सूची 1 में है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड रिपन और लॉर्ड कर्जन। सूची 2 में है सती प्रथा का निषेध, स्वायत्त शासन, बंगाल का विभाजन और व्यपगत का सिद्धांत। तो देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें लॉर्ड डलहौजी, तो लॉर्ड डलहौजी आपका संबंधित था किससे? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी कि व्यपगत के सिद्धांत से, जो कि 1 आपका मैच होगा किससे? डी से। फिर है आपके पास लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो विलियम बेंटिक के समय 1829 क्या होता है? इस समय होती है सती प्रथा बैन, यानी कि 2 आपका ए से मैच होगा। फिर लॉर्ड रिपन किसका जनक है? स्वायत्त शासन का, तो यह किससे मैच होगा? 3rd आपका बी से मैच होगा। फिर बचता है लॉर्ड कर्जन के समय 1905 में बंगाल का विभाजन। तो यहाँ पर देखिए क्या बना हमारा कूट, यहाँ पर कूट देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका सही क्या है? हमारे पास कूट बनता है आपका डी ए बी सी, जो कि ऑप्शन नंबर ए 1D 2A 3B 4C इसका यहाँ पर सही उत्तर होगा। यदि हम बात करें तो देखिए सती प्रथा का निषेध होता है 1829 में। स्वायत्त शासन प्रणाली हमने बात की थी इसकी, यह कब लागू की गई? तो यह यहाँ पर
1882 में लाई गई, इस पर हमने चर्चा करी। बंगाल विभाजन 1905 और आपका डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है वो 1848 से 56 तक चला था। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। अब यदि हम इन पर विस्तार में चर्चा करें तो देखिए, सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी व्यपगत का सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये 1848 से 56 तक चला। इसमें क्या होता था कि यदि किसी राजा के कोई पुत्र नहीं है तो वह किसी और को गोद नहीं ले सकता था और गोद लेकर उसे शासक नहीं बना सकता था। वह राज्य किसके अंतर्गत आ जाता था? वह राज्य जो है अंग्रेज उसे हड़प लेते थे, अंग्रेजों के शासन में आ जाता था। इसमें कई रियासतें ली गई जिनकी हमने बात की थी कि इंपॉर्टेंट है उनका सीक्वेंस। जैसे सबसे पहले सतारा, फिर जैतपुर, संबलपुर, बघात, उदयपुर, झांसी, नागपुर और अंत में कौन सा? अंत में लिया गया था अवध। फिर हम यदि बात करें विलियम बेंटिक, तो इसके शासनकाल में 1829 में सती प्रथा जो है बंद कर दी गई थी, जिसके लिए राजा राम मोहन रॉय ने काफ़ी काम किया। फिर लॉर्ड रिपन, जिसको हम क्या जानते हैं? जिसको हम स्थानीय स्वशासन का क्या जानते हैं? जनक के रूप में। और लॉर्ड कर्जन 1905 में, इसके समय में क्या होता है? इसके समय में होता है बंगाल विभाजन, जिसकी मैंने थोड़ी सी आपको स्टोरी भी बताई कि नेशनलिज्म जो है वो बंगाल में बहुत ज़्यादा पनप रहा था। उसे रोकने के लिए लॉर्ड कर्जन उसने क्या किया? डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई कि विभाजन कर देते हैं, जिससे ये लोग अपनी आपसी समस्याएं हिंदू मुस्लिम आदि चीज़ों में भिड़ते रहेंगे, नेशनलिज्म की ग्रोथ नहीं होगी। लेकिन वो बंटवारा सफल नहीं हो पाया, बंगाल पुनः एक हुआ और बाद में जब हिंदुस्तान का बंटवारा होता है तो बंगाल ईस्ट पाकिस्तान बनता है और आगे जाके बांग्लादेश बनता है। देखिए यहाँ पर यदि हम चर्चा करें तो देखिए, व्यपगत का सिद्धांत किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1848 से 1856। इस सिद्धांत के द्वारा महत्वपूर्ण रियासतें जैसे कि सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघात, उदयपुर, झांसी, नागपुर, इनका विलय किया गया। इनका सीक्वेंस और ईयर जरूर याद रखना है आपको, तो वो हम पहले ही उस पर डिस्कशन कर चुके हैं। फिर विलियम बेंटिक, इसके समय 1829 के 17वें नियम, तो देखिए ये भी आप याद रखें, कौन सा? 17वें नियम द्वारा सती प्रथा का अंत किया गया। फिर लॉर्ड रिपन था, उसके कार्यकाल में सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या हुआ? स्थानीय स्वशासन पर सरकारी प्रस्ताव। और बंगाल का विभाजन 1905 में कर्जन के द्वारा किया गया था, जिसकी हमने अभी बात की। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गवर्नर जनरल और घटना सही सुमेलित है? ऑप्शन दिए गए हैं। ए लॉर्ड कॉर्नवालिस रेगुलेटिंग एक्ट, बी लॉर्ड वेलेस्ली स्थायी बंदोबस्त, सी लॉर्ड एलनबरो सिंध का विलय, और ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी प्रथम अफगान युद्ध। तो देखिए यहाँ पर आपका सही सुमेलित है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड एलनबरो सिंध का विलय, यह आपका सही सुमेलित है। लॉर्ड कॉर्नवालिस रेगुलेटिंग एक्ट नहीं, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय क्या आया था? इसके समय आया था आपका परमानेंट सेटलमेंट। कौन सा? परमानेंट सेटलमेंट। फिर लॉर्ड वेलेस्ली स्थायी बंदोबस्त नहीं, इसके समय क्या हुआ था? इसके समय आपकी कौन हुई थी? सब्सिडरी अलायंस। और ये आप सी सही था। ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड डलहौजी प्रथम अफगान युद्ध नहीं, लॉर्ड डलहौजी किससे संबंधित था? तो डलहौजी आपके डी से यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से संबंधित था। यदि हम बात करें सिंध का विलय कब हुआ, तो हमने चर्चा करी थी 1843 में सिंध का विलय किया गया था, जब पहला अफगान वार हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की बुरी तरीके से हार हुई थी। उसके बाद उन्होंने सिंध पर कब्जा कर लिया था, उस हार से अपना मुंह बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए। तो देखिए यहाँ भी यदि हम देखें, लॉर्ड एलन शासनकाल 1842 से 44, उनके समय में 1843 में सिंध का विलय किया गया था, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? ऑप्शन है आपके पास, ए वॉरेन हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड वेलेस्ली, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन के टाइम पे जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एएसआई की स्थापना जो है लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुई थी। यदि हम बात करें तो सबसे पहले एशियाटिक जो सोसाइटी थी उसने ये काम चालू किया
उसके बाद में 1861 में जो है, कब 1861 में एलेक्जेंडर कनिंघम था, उसको लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या किया, एएसआई का सर्वेक्षक, एक तरीके से डायरेक्टर उसने नियुक्त किया था। और 71 में जो है, 71 में 1871 में अलग से एक क्या बना दिया था, 1871 में इसे एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिया था। तो ये हमें यहाँ पर याद रखना है। 1861 में क्या किया, 1861 में उन्होंने क्या किया था, तो 1861 में लॉर्ड कर्जन ने एलेक्जेंडर कनिंघम जो था उसको सर्वेक्षक नियुक्त किया। 71 में जो है इसके लिए एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे यानी कि पुरातत्व सर्वेक्षण के लिए क्या बनाया, अलग से एक डिपार्टमेंट उसके द्वारा बनाया गया था। यहाँ पर यदि हम बात करें तो देखिए, भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण संबंधी प्रयास 1784 में सबसे पहले कलकत्ता में किसने, विलियम जोन्स द्वारा किए गए। किसके द्वारा, विलियम जोन्स द्वारा, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के साथ में। तो सबसे पहले यदि पूछा जाए कि किसने पुरातत्व सर्वेक्षण संबंधी प्रयास किए, तो वे किए आपके विलियम जोन्स ने। क्या एस्टेब्लिश की, एशियाटिक सोसाइटी। और फिर क्या होता है कि 1861 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा एलेक्जेंडर कनिंघम जो था उसको पुरातात्विक सर्वेक्षक नियुक्त किया गया। और 1871 में पुरातात्विक सर्वेक्षण के लिए सरकार में अलग विभाग बनाया गया। फिर आगे यदि हम बात करें तो देखिए, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल 1899 से 1905 के दौरान 1901 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई को एकीकृत एवं केंद्रीकृत स्वरूप देते हुए जॉन मार्शल को इसका नया महानिदेशक यानी कि इसका डायरेक्टर नियुक्त किया गया। तो देखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं यहाँ पर एएसआई यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो डिपार्टमेंट है उसको लेकर क्या है। तो सबसे पहली चीज़ हमें याद रखनी है कि इसके लिए सबसे पहली बार प्रयास एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के साथ विलियम जोन्स ने 1784 में किए। कब किए, 1784 में। इसके बाद जो यदि हम बात करें तो 1861 में लॉर्ड कैनिंग ने एलेक्जेंडर कनिंघम को क्या बनाया, पुरातत्व सर्वेक्षक यानी कि एक तरीके से इसका डायरेक्टर नियुक्त किया। उसके बाद 1871 में ही लॉर्ड कर्जन के समय में क्या होता है, तो उस समय माफ़ कीजिए 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिया जाता है। फिर जब लॉर्ड कर्जन का टाइम आता है 1899 से 1905, उस दौरान 1901 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को एकीकृत और केंद्रीकृत किया गया और जॉन मार्शल को उसका नया महानिदेशक बनाया गया था। तो ये फैक्ट्स आपको यहाँ पर याद रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी। ऑप्शन है आपके पास, ए लॉर्ड कर्जन के काल में, बी लॉर्ड वेलेस्ली के काल में, सी लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में और डी वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कर्जन के काल में। क्या कहानी थी, तो सबसे पहले कहानी शुरू होती है 1784 से। वहाँ पर क्या होता है, एशियाटिक सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी आती है। कौन इसको वो करते हैं, तो इसको करता है इस्टेब्लिश विलियम जोन्स। सबसे पहले तो यह प्रारंभ करता है। फिर क्या होता है कि 1861 कौन, तो यहाँ पर होता है आपका एलेक्जेंडर कनिंघम। एलेक्जेंडर कनिंघम 1871 में क्या होता है, एक अलग से एएसआई डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश कर दी जाती है। फिर जब आपका लॉर्ड कर्जन आता है 1899 से 1905 तक, तो 1901 में किसे डायरेक्टर बना दिया जाता है, तो 1901 में डायरेक्टर बनाते हैं किसे, जॉन मार्शल को। जॉन मार्शल को क्या बनाया जाता है, डायरेक्टर बना दिया जाता है। तो ये इसकी क्रोनोलॉजी है, फैक्ट्स हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से रिलेटेड जो आपको याद रखने हैं। 1784 एशियाटिक सोसाइटी, विलियम जोन्स इसके लिए काम करना चालू करते हैं। 1861 में एलेक्जेंडर कनिंघम काम करते हैं। 71 में एक अलग डिपार्टमेंट बनता है और 1901 में जो है इसकी स्थापना करके जॉन मार्शल को उसका क्या बना दिया जाता है, उसका महानिदेशक या डायरेक्टर वहाँ पर बना दिया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं आपको, और ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड मिंटो, सी लॉर्ड हार्डिंग या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड चेम्सफोर्ड।
तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है आपसे सर्वेक्षण विभाग कब बनता है? विभाग बना था आपके 1871 में। अब यदि हम बात करें 1871 में कौन गवर्नर जनरल था, तो कौन था यहाँ पर गवर्नर जनरल था आपका लॉर्ड मेयो। तो 1871 में था लॉर्ड मेयो। तो यानी कि ये क्वेश्चन है आपका डिलीटेड, क्योंकि यहाँ पर इनमें से कोई भी इसका उत्तर नहीं। विभाग की बात हुई है, विभाग हम जानते हैं 1871 में इस्टेब्लिश किया गया। उस समय कौन था गवर्नर जनरल? तो लॉर्ड मेयो यहाँ पर गवर्नर जनरल था, जिसके समय पर अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया। तो यह आपके लिए इम्पोर्टेंट है, याद रखना है हमें। यदि सामान्यतः पूछा जाए कि सर्वेक्षण, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना वह लॉर्ड कर्जन के काल में हुई, लेकिन यदि विभाग के बारे में पूछा जाए तो विभाग 1871 लॉर्ड मेयो के शासनकाल में बना। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये हमें यहाँ पर जरूर याद रखना है। इसमें बिल्कुल भी हमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर भी इसकी चर्चा की गई है। यदि यहाँ पर हम बात करें तो देखिए 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग बनाया गया। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था मेयो थे, तथा ड्यूक ऑफ अर्गिल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। अर्गिल के सुझाव पर ही, किसके सुझाव पर? तो अर्गिल के सुझाव पर पुरातत्व विभाग बनाया गया था। तो इसलिए ना तो यहाँ पर ऑप्शन में अर्गिल था, ना ही आपका कौन था, ना ही लॉर्ड मेयो था। तो यहाँ पर हमें याद रखना है। अगला प्रश्न है, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ? ऑप्शन है ए लॉर्ड मिंटो, बी लॉर्ड लिनलिथगो, सी लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड कैने। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के समय में जो है प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट, यानी कि कौन सा, आपको जो आपके एंशिएंट स्मारक हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स प्रोटेक्शन एक्ट जो है वह लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में पारित होता है। कब पारित हुआ? तो यह पारित हुआ था आपके, यदि हम बात करें प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट, तो यह आपके 1904 में पारित होता है। यहाँ पर यदि हम इसकी बात करें तो देखिए प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम कब? 1904 के द्वारा लॉर्ड कर्जन ने क्या किया? भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान देते हुए कितने 50,000 पाउंड की धनराशि का आवंटन किया था। तो हमें याद रखना है कि प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट कब आता है? 1904 में। उस समय कौन गवर्नर जनरल? तो वो कौन यहाँ पर वायसराय वगैरह? तो वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। और कितने का बजट फिक्स किया? तो 50,000 पाउंड का जो है अलग से एक धनराशि यानी कि बजट एलोकेशन किया गया था। ये हमें याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? ऑप्शन दिए गए हैं, ए बीजी तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक, बी जीके गोखले यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले, सी दादा भाई नेरोजी या फिर ऑप्शन डी एनी बेसेंट। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी गोपाल कृष्ण गोखले यानी कि जीके गोखले जो थे उन्होंने भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए, ये आपको याद रखना है। यदि हम इसकी बात करें तो देखिए कर्जन का शासनकाल 1899 से 1905 तक रहा और इसने क्या किया कि जो लोग जो चाह रहे थे, लोगों की जो इच्छाएं थी उनसे बिल्कुल उलट ही काम किया। तो और सिर्फ पूरा फोकस किया लोगों के बजाय ब्रिटिश शासन को कैसे यहाँ पर मजबूत किया जाए। इसलिए इसकी तुलना जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने किससे की? जो मुगल बादशाह औरंगजेब था उससे की। उसने भी लोगों पर ध्यान ना देकर क्या किया? सिर्फ और सिर्फ अपनी एक दक्कन को जीतने की सनक में वह लगा रहा और वही मुगल सल्तनत के पतन का कारण भी बना। तो इसलिए जो है यहाँ पर उन्होंने कंपैरिजन किया कि जिस प्रकार से उसने जन भावना का ध्यान नहीं रखा, लोगों का ध्यान नहीं रखा औरंगजेब ने, उसी प्रकार लॉर्ड कर्जन ने भी लोगों की जो जन भावना थी उसका ध्यान नहीं रखा, उसकी हमेशा अवहेलना ही की। और इसलिए उन्होंने इसकी तुलना किससे की? औरंगजेब से उसकी तुलना की थी। यहाँ पर हम बात करते हैं तो देखिए लॉर्ड कर्जन ने अपने वायसराय का काल कब? 1899 से 1905 भारतीय जनमानस की आकांक्षाओं के पूर्णतः अवहेलना करते हुए भारत में ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ करने में लगाया। इसलिए गोपाल कृष्ण गोखले, किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन के प्रशासन की तुलना किससे की है? उन्होंने इसकी तुलना की मुगल सम्राट औरंगजेब से।
एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, फैक्चुअल क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की? ऑप्शन है आपके पास, ए लॉर्ड मिंटो, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड लेटन, ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन, या फिर ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए, यदि हम बात करें इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की, तो इसकी स्थापना की गई 1901 में, और 1899 से 1905 तक कौन यहाँ पर वायसराय था? तो वह था लॉर्ड कर्जन। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन। 1901 में, यह हमें याद रखना है, इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स, इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 1901 में की गई। किसके शासनकाल में हुई? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुई। अब हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1901 में इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की। इसका उद्देश्य क्या था? तो देशीय नरेशों यानी कि राजाओं के राजकुमारों एवं सामंतों के पुत्रों को सैनिक शिक्षा का प्रबंध कराना था, यानी कि मिलिट्री ट्रेनिंग देना। किनको? जो राजा और जमींदारों के पुत्र हुआ करते थे, उनको मिलिट्री ट्रेनिंग देने के लिए इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना 1901 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए। कौन कौन से हैं? एक लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड चेम्सफोर्ड, दो लॉर्ड हार्डिंग, चार लॉर्ड इरविन। उपयुक्त की पदावधियों का सही कालानुक्रम है, तो इनका हमें कालानुक्रम बताना है। अब यदि हम यहाँ पर बात करें तो देखिए, पहला है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन कब से कब तक रहा? तो यह आपका 1899 से 1905 तक रहा। लॉर्ड चेम्सफोर्ड की यदि हम बात करें तो देखिए, यह हम बात करते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड की। इसके समय में 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, यानी कि 1919 के आसपास। तो यह रहा था आपके एग्जैक्ट 1916 से 1921 तक। फिर यहाँ पर लॉर्ड हार्डिंग दिया गया है। लॉर्ड हार्डिंग आपका 1910 से 1916 इसका कार्यकाल था। फिर लॉर्ड इरविन आपको दिया गया है। लॉर्ड इरविन रहा था, इरविन पैक्ट 1931 में हुआ था, उसके बाद यह चला गया था। तो इसका एग्जैक्ट तो था 1926 से 1931। तो देखिए, कुछ कुछ फैक्ट्स आपको यदि पता हो तो वहाँ से भी आप शासनकाल का पता कर सकते हैं। अब हमें कालानुक्रम बताना है कि कौन कब से कब तक रहा। तो देखिए, इसका कालानुक्रम है, सबसे पहले लॉर्ड कर्जन, ये आपका फर्स्ट। फिर यदि हम बात करें तो सेकंड लॉर्ड हार्डिंग रहा, थर्ड आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड रहा, फोर्थ लॉर्ड इरविन रहा। तो यहाँ पर 1 2 3 4 ही इसका सही सीक्वेंस है, ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 4। तो देखिए, हमने किस प्रकार से घटनाओं से इन्हें कनेक्ट करते हुए हम इस क्वेश्चन को कर पाए, यदि आपको एग्जैक्ट भी याद नहीं है। तो इसलिए काफ़ी सारी चीज़ें जो आपको बताई जाती हैं, अलग अलग घटनाएं, स्टोरीज, वो भी हमें याद रखनी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है या सही है? पहला कथन है, लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। दूसरा कथन है, पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। ए केवल एक सही है, बी 1 और 2 दोनों सही हैं, सी केवल 2 सही है, और ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2 सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं। यदि हम बात करें तो देखिए, जो आपका असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में, तो सबसे पहली चीज़ हम जानते हैं कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया 1905 में, जिसको उसने 2 भागों में बांट दिया था, पूर्वी बंगाल और आसाम। ये 2 अलग अलग प्रांत बना दिए गए थे, जिसमें जो आपका पूर्वी बंगाल में तो बांग्लादेश वाला पार्ट था, और जो वेस्टर्न बंगाल है, जो आज के समय का वेस्ट बंगाल है, आज तो उसमें सिर्फ वेस्ट बंगाल ही है, लेकिन पहले उसमें बिहार, उड़ीसा ये भी आते थे। तो ये यहाँ पर हमें याद रखना है। तो इसलिए दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं। तो देखिए, यहाँ पर भी यदि हम चर्चा करें, वर्ष 1905 गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया, तभी तो बंगाल विभाजन हुआ। इसने बंगाल को 2 भागों में बांटकर पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक नया प्रांत बनाया, तथा बंगाल के पश्चिमी भाग में कौन कौन से, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छोटा नागपुर, इन सभी को उसमें शामिल किया। इसके अतिरिक्त उसने मद्रास
और मध्य प्रांत यानी कि सेंट्रल प्रोविंस यानी कि उत्तर प्रदेश की सीमाओं में भी बदलाव किया था। तो देखिए हमें यहाँ पर क्या याद रखना है कि लॉर्ड कर्जन जो था, हमें एक बंगाल विभाजन का तो पता ही है, लेकिन उसने बंगाल विभाजन के अलावा भी विभाजन किया। कहाँ कहाँ पर उसने बाउंड्री बदली, तो उसने मद्रास की बाउंड्री बदल दी, सेंट्रल प्रोविंस मध्य प्रांत यानी कि उत्तर प्रदेश, इसकी भी उसने बाउंड्री बदली। कब? 1905 में। तो ये हमें याद रखना है, इसलिए यहाँ पर आपके दोनों ही कथन सही थे। अगला प्रश्न देखते हैं। फूट डालो और राज्य करो की रणनीति अपनाई थी। ऑप्शन है आपके पास: ए लॉर्ड कर्जन द्वारा, बी लॉर्ड मिंटो द्वारा, सी लॉर्ड डलहौजी द्वारा, और ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा। तो देखिए यदि हम बात करें डिवाइड एंड रूल पॉलिसी किसके द्वारा, तो ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कर्जन के द्वारा, यह इसका सही उत्तर होगा। लेकिन कहीं ना कहीं लॉर्ड मिंटो ने भी उसे अपनाया था। तो यहाँ पर दोनों ही आंसर हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। तो देखिए यदि हम बात करें इन दोनों के द्वारा यह अपनाई गई थी, जिसमें लॉर्ड मिंटो ने कैसे किया, तो देखिए लॉर्ड मिंटो जो था, लॉर्ड कर्जन का तो हमें पता है उसने क्या किया, उसने बंगाल विभाजन कर लिया। फिर जो लॉर्ड मिंटो था उसने क्या किया, उसने पृथक निर्वाचन प्रणाली यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम इसने दिया था। मिंटो मोर्ले रिफॉर्म 1909, उसमें जो है इसने सेपरेट इलेक्टोरेट दिए, किसके लिए? मुसलमानों के लिए, और वहीं से जो है पाकिस्तान की नींव पड़ गई थी। तो इसने भी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को इस तरह से अपनाया था। यहाँ पर हम चर्चा करें तो देखिए फूट डालो और राज्य करो की रणनीति लॉर्ड कर्जन एवं लॉर्ड मिंटो के द्वारा अपनाई गई। तो उत्तर हमें याद रखना है ए एंड बी दोनों ही इसमें होंगे, और ये डिपेंड करता है या तो क्वेश्चन डिलीट होगा या फिर जो बोर्ड है, जो ये एग्ज़ाम करा रही है संस्था, वह किसे सही मानती है। तो देखिए दोनों के द्वारा यह नीति अपनाई गई। इस नीति के तहत मिंटो ने क्या किया, मिंटो ने पृथक निर्वाचन प्रणाली यानी कि यहाँ पर मैं आपके लिए लिख देता हूँ सेपरेट इलेक्टोरेट 1909 मुस्लिम्स के लिए, किसके लिए? तो मुस्लिम्स के लिए। इस पर बहुत डिटेल में हम बात करेंगे जब सब्जेक्ट की क्लास होगी। और लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट रूप से मुस्लिम समर्थक और हिंदू विरोधी नीति अपनाई। इस नीति के ही प्रतीक के रूप में 1905 में क्या हुआ, बंगाल विभाजन किया गया। बंग भंग का उद्देश्य प्रशासन की सुविधा उत्पन्न करना नहीं था जैसा कि दावा किया गया, बल्कि इसके दो स्पष्ट उद्देश्य थे। एक क्या था, हिंदू मुस्लिम को लड़ाना, और दूसरा नवजागृत बंगाल को चोट पहुंचाना। यानी कि क्या था, एक तो हिंदू मुस्लिम वहाँ पर लड़ाई करवाओ, और दूसरा जो नेशनलिज्म राष्ट्रवाद पनप रहा है उसे कहीं ना कहीं वहाँ पर दबा के रखो। ये क्या था, ये आपके लॉर्ड कर्जन और मिंटो की फूट डालो और राज्य करो यानी कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी? तो देखिए यह थी आपकी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। इससे आगे के जो प्रश्न हैं वो हम अगली क्लास में करेंगे, और उस क्लास में हम आपके वायसराय और गवर्नर जनरल पूरे टॉपिक को ख़त्म कर लेंगे। ये काफ़ी बड़ा टॉपिक था।